स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज की क्लास 8वीं, यानी कि यह हमारी 8वीं क्लास होने जा रही है जो आपकी सिलेक्शन सीरीज यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, हर सीरीज में हमने 12 क्वेश्चन किए, किसी किसी सीरीज में 13 थे, लेकिन हर रोज मैं आपको 12 क्वेश्चन ही कराऊंगा। ये हमारी 12 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। एक भी क्वेश्चन इसके मत करना अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर क्लियर करना है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के होने वाले हैं जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, यानी कि एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, तो मैं उनको भी लेके चल रहा हूं कि जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं वह इस बार भी रिपीट होगा और लगभग उसके लेवल के और भी जो क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो बस आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आते हैं खुद से तो बहुत अच्छा है, यानी आप एग्जाम के बहुत करीब हैं और आने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल में मैथ से आप टेंशन फ्री होने वाले हैं और पक्का आपका सिलेक्शन होगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे आप मुझसे सीख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एसएससी जीडी क्लियर करना है विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। 100 रुपए की राशि 2.5 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज दर पर 54,571 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 महीने बाद संयोजित होता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कहीं भी नहीं लिखा है कि यह साधारण ब्याज की दर से है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो कैसे समझेंगे दोस्तों? इसमें उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है कि 10 महीने बाद संयोजित होता है, तो 10 महीने बाद यानी कि हर 10 महीने में आपको ब्याज देने जाना पड़ेगा। तो इस भाषा का फर्क पड़ता किस पर है, साधारण ब्याज पर कि चक्रवृद्धि ब्याज पर? तो इस भाषा का फर्क पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। वो ऐसा इसलिए होता है कि आप जब 10 महीने में से ब्याज देंगे और उसके अगले 10 महीने बाद जब आप ब्याज देने जाएंगे तो आपको ब्याज तो देना ही है, लेकिन ब्याज पर ब्याज भी देना है। तो इस भाषा का फर्क पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। आपने और भी क्वेश्चन देखे होंगे, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, त्रैमासिक संयोजित होता है, तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। अब 2.5 वर्षों में, तो उसने तो कहा है कि हर 10 महीने में ब्याज देना है, तो 2.5 वर्ष यानी 2 सही 1/2 वर्ष। पहले आप इसको बदल दो महीने में, तो 2.5 वर्ष में कितने महीने? एक वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24। तो जब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो आधे वर्ष में 6 महीने होंगे, तो 2 वर्ष में 24 महीने और आधे वर्ष में 6 महीने, 24 और 6 हो गए टोटल 30 महीने, यानी कि 30 महीने में आपको ब्याज चुकाना है और ब्याज देने जाना है हर 10 महीने में। तो जब आप हर 10 महीने में ब्याज देने जाओगे तो आप कितनी किस्तों में ब्याज देने जाओगे, कितने बार ब्याज देने जाओगे? 3 बार, यानी कि ब्याज हमें लगना है 3 बार। ठीक है ना, यानी ब्याज पर ब्याज भी लगेगा। तो भाई ये जो आप दर देख रहे हैं 12%, तो 12% वार्षिक है। वार्षिक मतलब एक वर्ष, वार्षिक मतलब एक वर्ष, और एक वर्ष का मतलब होता है दोस्तों 12 माह, यानी कि 12 माह की दर है 12%। तो एक माह की दर कितनी हुई? अरे 12 माह की 12%, तो एक माह की 1%। हमें चाहिए है 10 माह की, यानी कि हम हर 10 महीने में अगर दे रहे हैं तो दर भी होगी 10 महीने की। बात समझ रहे हैं ना? तो 10 महीने की दर क्या होगी? एक माह की 1%, तो 10 माह की होगी 10%, यानी हमें जो ब्याज लगेगा वह 10% के हिसाब से लगेगा। यानी कि अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले 10% को बना लेना है भिन्न, यानी कि 1/10। 1/10 कितनी बार ब्याज देना है? बोले 3 बार। जब आप 10 रुपए उधार लोगे तो 1 रुपये आपको ब्याज लगेगा, यानी आपकी राशि हो जाएगी 10 से 11। 10 रुपए की राशि एक वर्ष में हो जाएगी 11, 1 रुपये उसमें क्योंकि ब्याज शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमें लिखा है 54,571 रुपए हो जाती है। ये क्या है दोस्तों? ये है मिश्र धन। तो मिश्र धन दिया है, मूलधन पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल क्रमागत तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप बोल सकते हो कि राशि हो गई है 10 से 11। यहां लिखते हैं मूलधन और यहां लिखते हैं मिश्र धन, हो जाती है। ये क्या है? ये मिश्र धन है। तो ये कितने बार आपको ब्याज देना है? तो आप कहेंगे सर 3 बार। तो जितने बार यहाँ पर आप ब्याज देने जा रहे हो उतने बार आपको ये अनुपात लिख देना है, 10 से
11 और ये अनुपात हमारा होता है मिश्र धन का और मूलधन का। ये मूलधन है 10% मतलब 1/10, 10 पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, राशि हो जाएगी 11। तो 10 का 3 बार, जब आप 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि आपने टोटल 3 बार में उसका पैसा चुकाया है। 30 महीने में 3 बार पैसा देने जाएंगे क्योंकि हर 10 महीने में आप पेपर दे रहे हैं। 10 10 10 हो गए ना 30, इसलिए इसका आप गुणा करा दो, बिल्कुल क्रमागत तरीके से जब होता है गुणा होता है। तो यहाँ आ जाएगा अपना 1000 और 11 का 3 बार गुणा कराओगे, यहाँ जाएगा 1331। ये है हमारा मिश्र धन, ये है मूलधन, यही हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है? उनके हिसाब से दिया है मिश्र धन, यानी कि 54,571 और हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना है? 1331। चाहिए क्या है? चाहिए है क्या? एक्स का मान। एक्स क्या है? एक्स की राशि। राशि मतलब क्या होता है? मूलधन, यानी यही है मूलधन। एक्स यही है मूलधन, हमसे पूछा है, यानी 1000 की वैल्यू। काटा पीटी करना है, आप चाहें तो 11 से कर सकते हैं। 11 एकम 11, 11 यहाँ पे फिर 2 बच गया, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। 11 से ऊपर काटना है, 11 चौके 44, बच गया यहाँ पे 10, हो गया 105, 11 इनाम 99, बच गया यहाँ पे 6 यानी कि 67 हो गया, 11 6 66 और 11 एकम 11। फिर 11 से जाएगा, 11 11 में 121 हो गया, 11 चौके 44 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 11 पंचे 55, 11 एकम 11। फिर 11 से जाएगा, ये देखो 11 चौके 44, 11 एकम 11, 41 गुणा 1000 कराएंगे, आंसर हो जाएगा 41,000। जब भी क्वेश्चन में मूलधन, मिश्रधन या फिर उसके चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, 3 वैल्यू के बारे में पूछे, आप इस तरीके से क्रमागत तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करना है। चलिए, अमित एक पियानो खरीदता है, उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच देता है। गोपाल इसे 25% की हानि पर अक्षय को बेच देता है। अक्षय को, यदि अक्षय ने 1890 रुपए का भुगतान किया है तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों, यह भी तो एक क्रमागत तरीके से कार्य चल रहा है। यानी कि मान के चलो ये अपना अमित है, अमित ने उसे खरीद कर किसे दे दिया? गोपाल को। गोपाल ने उसे खरीद कर किसे दे दिया? अक्षय को। तो ये क्रम से प्रोसेस चल रही है ना। तो जो भी परिवर्तन क्रमागत होता है उसे आप इसी तरीके से कर सकते हो। इसमें आपको पहला रिजल्ट और आखिरी रिजल्ट मालूम होता है। तो इसी मेथड का इस्तेमाल हम यहाँ पर फिर से करेंगे, भले ही ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। यानी कि पहली बार जब उसने बेचा है तो 5% के लाभ पर बेचा है। 5%, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हम यहाँ अमित के द्वारा दिया गया मूल्य बता सकते हैं और लास्ट में किसने मूल्य दिया था? लास्ट में किसने पैसे चुकाए थे? तो लास्ट में पैसे चुकाए थे अक्षय ने। तो हम अमित और अक्षय के द्वारा दिया गया धन का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल देखते ही देखते। यानी 5% का मतलब होता है 1/20 और इसने बेचा है किस पर? लाभ पर। तो ये क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य। और 1 का लाभ यानी कि बेचा है 21 में। आपको यहाँ पे लिखना है कि पहली बार राशि जो है, ये जो पियानो है 20 से 21 में बेचा था, पहली कंडीशन में। फिर हुआ क्या? गोपाल ने भी उसे बेच दिया 25% हानि पर। अब ये 25% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 1/4। नीचे होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। 4 रुपए की वस्तु 1 की हानि पर बेचोगे 3 में, यही अनुपात आपको यहाँ लिखना है 4 से 3। अगर ये क्या क्रमागत तरीके से रेगुलर प्रोसेस हो रही है? हाँ, उसने उसको बेचा, ये एक चेन चल रही है। तो इस तरीके से आप उसे लिख लेना और बिल्कुल सीधा सीधा आपको गुणा करा देना है। जैसे कि 20 चौके हो गया हमारा 80 और 21 दिया हो जाएगा हमारा 63। इसका मतलब क्या है? ये है पहले व्यक्ति के द्वारा दिया गया मूल्य और ये है आखिरी व्यक्ति के द्वारा दिया गया मूल्य। तो आखिरी व्यक्ति कौन था? अक्षय। अक्षय ने 1890 का भुगतान किया है, उनके हिसाब से 1890। हमारे हिसाब से कितने का भुगतान किया है लास्ट में? 63 का। चाहिए क्या है? अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का मूल्य। अमित यानी कि पहले व्यक्ति, तो ये पहले व्यक्ति के द्वारा दिया गया मूल्य होता है, यानी आपको यहाँ लिखना है 80। 63 एकम 63 से जाएगा 3 बार, शून्य का शून्य, 8 तिया 24, 2 शून्य का 2 शून्य, आंसर होने वाला है 2400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? चलिए, पेट्रोल का मूल्य, इसको तो आप आईएमपी टिक कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ऐसे और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली हमसे
इसी तरीके से जुड़े, निश्चित तौर पर आप आने वाले एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में आने हैं सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार फिर से रिपीट होगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आपके पास वीडियो है, सेव कर लेना। फिर से ये वाला क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न पर। ठीक, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 50% बढ़ जाता है। मैंने आपको इसका अच्छा तरीका बताया था कि आपको मान लेना है कि मेरे पेट्रोल की खपत है 100 रुपए और जब उसका रेट 50% बढ़ जाता है, मतलब मुझे 100 रुपए का पेट्रोल लगता है, लेकिन अब उसका रेट 50% बढ़ गया है, यानी कि अब मुझे पेट्रोल डलवाना चाहिए 150 का। अब मेरी खपत 150 की हो गई। क्यों? क्योंकि जितना पेट्रोल मुझे पहले 100 में मिलता था, अब उसका रेट बढ़ गया है, उतना ही पेट्रोल अब मुझे 150 में मिलेगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा? खपत को कम करना पड़ेगा, उसने बताया है। तो ये खपत यानी कि जो आप 100 रुपए की खपत कर रहे थे, अब आपको खपत करना पड़ेगा 150 का, 150 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ेगा, लेकिन अब आपका बजट है नहीं, तो उस पर होने वाला खर्च केवल कितना बढ़ाना है? 14%। यानी अब हम जो 100 का खर्च कर रहे थे हम बढ़ाएंगे तो, लेकिन सिर्फ 14% से अपना बजट बढ़ा रहे हैं, यानी अब हम पेट्रोल ले पाएंगे 114 का। लेकिन फिर भी आपने खपत में कमी की है, आपको लेना तो चाहिए 150 का, आपकी जरूरत तो इतनी है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। आप कितने का ले पा रहे हैं? 114 का, यानी आपने खपत को कम कर दिया है कितने से? 36 से। तो उसने यही पूछा है कि खपत कितने प्रतिशत आपने कम कर दी? भाई 150 का लेना था लेकिन नहीं ले पा रहे हैं सिर्फ 114 का, आपने सिर्फ 14 रुपए बढ़ाए। तो फिर आपने खपत को कम किया है कितने से? 36 से। 36 की कमी हो गई कितने पर? 150 पर, यानी खपत 150 की थी ना, 150 की करनी थी लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो 36 की कमी कितने पर? कितने से? 150 से। 150 से 36 कम करोगे तभी ना 114 आएगा। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। शून्य से शून्य जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, 12 दूनी 24% हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए गिल गिल दो कुत्तों को समान मूल्य पर बेचता है। एक में उसे 22% का लाभ होता है, दूसरे में उसे 22% की हानि होती है। गिल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शुभमन गिल, जो भी हो, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, चाहो तो नोट करके लिख लो, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और एक पर लाभ हो एक पर हानि, और जितने प्रतिशत लाभ हो उतने ही प्रतिशत हानि। आप देख रहे हैं 22% लाभ 22% हानि। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो आप देखते ही बता पाओगे कि लाभ हुआ है कि हानि। बात को ध्यान से सुनो, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो? समान, बेचता है मतलब विक्रय, एक पर लाभ हो एक पर हानि और दोनों के प्रतिशत समान हो, तो ऐसे सौदे में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा होगा क्या? घाटा ही लगेगा, यानी हमेशा होगी हानि, हमेशा निकलेगी हानि प्रतिशत, कभी लाभ नहीं हो सकता। क्या होगा? हमेशा हानि। अब कितनी होगी ये भी बता देता हूं, तो दोनों प्रतिशत को आपको लिख देना है, यानी कि 22 गुणा 22 इस तरीके से लिख देना है और नीचे लिख देना है 100। ये आ गया आपका आंसर। तो 22 गुणा 22 यानी 22 का वर्ग क्या होता है? आप कहेंगे 484 होता है सर, और नीचे है 100, 100 से भाग कराना सबसे आसान काम है, 2 शून्य 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 4.84% की क्या होगी दोस्तों? हानि। क्या होगी? हानि। याद रखना है, आता है बार बार, इसलिए इस चीज को आप याद ही कर लो। क्या? विक्रय मूल्य समान, दोनों के प्रतिशत समान, एक बार लाभ एक बार हानि, दोनों का गुणा करा दो, 22 गुणा 22 नीचे 100, तो 22 का वर्ग आपको याद ही होगा, 22 का वर्ग होता है 484, नीचे 100, 2 शून्य मतलब 2 अंक बाद दशमलव, ये आपका आंसर होगा प्रतिशत में, हमेशा होगी हानि। ठीक, यदि x का 4% 132 है तो x का मान बताइए। अरे भाई 4%, कभी भी प्रतिशत में कोई क्वेश्चन आता है और आपको कुल यानी टोटल निकालना है तो टोटल होता है 100, प्रतिशत में कुल कितना मानते हैं? 100। क्यों मानते हैं? प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 ही आएगा, इसलिए। तो 4% की वैल्यू है 132, 132 वैल्यू कितने की है? 4 की। क्या चाहिए है? x का मान, x का मान 100 ही है, x का मान 100 है, 4 से जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 गुणा 100 करोगे आंसर हो जाएगा 3300। उसने बताया ना 4% इतना है, 4% का मान इतना है, तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान होगा ये 3300। ठीक है ना?
चलिए समानुपात से 101% क्वेश्चन आएगा सारी सीरीज में, एक एक टॉपिक में आपका क्लियर करा दूंगा। तरीका एक ही है, मैंने बताया था जब भी आपको तृतीय अनुपात, चतुर्थ, प्रथम, मध्यम कुछ भी आ जाए तरीका एक ही है। क्वेश्चन में देखना है कितनी संख्या है, आप कहेंगे 2। जब आपको क्वेश्चन में 2 संख्याएं लिखे तो आप देखें तब आपको इस तरीके से लिखना है कि बी को 2 बार लिखना है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। और अगर यहाँ पे 3 संख्याएं होती तो आपको रेगुलर लिख देना है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, उसमें डी होता है, ठीक है ना। तो 4 लोग होते हैं। जब 2 संख्याएं दी हैं तो लोग होते हैं 3, ए बी और सी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जो बीच में है मध्यानुपात, ये प्रथम है और ये तृतीय है, ठीक। तरीका क्या होने वाला है, तरीका एक ही है जो मैंने आपको सिखाया है, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से। पहले तो आप इनकी वैल्यू लिख दो, यहाँ पे लिखो आप 28, क्योंकि तृतीय पूछा है मतलब सी पूछ रहा है, बाकी आपको क्रमशः जमा देना है। यहाँ आएगा 112, यहाँ भी 112 आएगा क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ जो है वही तो आगे होगी ना, और यहाँ पे आपको सी का सी लिख देना है, यही आपका तृतीय है। बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, यानी आपको लिखना है 28 गुणा सी बराबर 112 गुणित 112, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, बीच में लगाते हैं बराबर, और सी यहीं पे रह जाएगा, और 112 गुणा 112, चाहे तो 28 से यहीं से काट सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, 28 का पक्षांतर करेंगे नीचे आएगा, 28 एकम 28 चौके, सर कैसे, 8 चौके 32, 20 चौके 80, 8 चौके 32, 80 और 32 जोड़ोगे 112 आ जाएगा, और 4 गुणा 112 कराओगे 100 चौके 400, 12 चौके 48, तो 448 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो बताओ अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना कि 6वें क्वेश्चन तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आधे भी हुए हैं तो ठीक है, आधे आज आप सीख गए हैं, ठीक। चलिए जरूर कमेंट में बताया करें, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए, एक दौड़ में 100 बाइक है जिनमें पीली और हरी बाइक है, सभी बाइकों की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीली बाइकों की औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और हरी बाइकों की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी बाइक हरी है। अब जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक आपको क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और कमेंट में बताना है, आपको कमेंट में बताना है कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन हो गया था। चलिए, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, तो फिर हम अपनी जो क्लास है उसे लाइव भी कर देंगे। चलिए चलिए, हो गया ना, हाँ हो गया, देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट आता है। चलिए, तो टोटल जो बाइक है वह कितनी है दोस्तों, 100 है। कितने प्रकार की बाइक है, 2 प्रकार की, कौन कौन सी है, ये तो येलो यानी कि पीली, आप कहें तो हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, चलिए लो, पीली और हरी, 2 प्रकार की बाइक है। 2 कैटेगरी हो गई, हाँ। पीली बाइकों की औसत गति दी है 55, यहां लिख लो 55। हरी बाइकों की औसत गति दी है 30, यहां लिख दो 30। और सभी बाइकों की, याद आया कुछ, याद आया कुछ, 2 कैटेगरी, पीली हरी, और दोनों का मिला के सभी का बीच में दिया है, क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, एलिगेशन यहां पर लगाएंगे। 55 पीली, हरी की चाल है 30, और दोनों की मिला के अगर देखी जाए तो है 35, बिल्कुल क्रॉस में इस तरीके से लिखते हैं, और इनका लिखते हैं अंतर। 30 और 35 का अंतर है दोस्तों 5, 35 और 55 का अंतर है 20, कटता है तो काट लो, 5 एकम 5 चौके 20, ये आ गई हमारी गाड़ी की संख्या। ये क्या आ गई है, गाड़ी की संख्या। सर संख्या ही क्यों आई, क्योंकि जब आप औसत निकालते हैं तो जब 100 बाइकों की औसत का निकाला होगा तो बटे 100 ही तो लिखा होगा, यानी कि बाइक की संख्या, तो हमेशा संख्या का अनुपात आता है। तो यहाँ आ गया अपना 1, यहाँ आ गया अपना 4, इसका मतलब क्या हुआ, पीली बाइक है 1, हरी बाइक है 4, और टोटल बाइक है 5। उनके हिसाब से ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, उनके हिसाब से कुल बाइक है 100, हमारे हिसाब से कुल बाइक है 5, गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है, कितनी बाइक हरी है, हरी बाइक चाहिए, यानी कि 4 के बारे में पूछ रहे हैं। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 20 गुणा 4 कराएंगे, आंसर हो जाएगा 80। कमेंट में बताना है कितने लोगों का आंसर सही निकला है, ठीक है ना। चलिए 7200 रुपए को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा गया है। कौन कौन है भाई,
P है, Q है और R है। इनके जो अनुपात रहने वाले हैं वह है 1/2 अनुपात, यहाँ जाएगा अपना 4 अनुपात और 3/2। तो बांट दो। सर बांट तो देते, लेकिन एक समस्या हो रही है। वह समस्या ये है कि ये संख्याएं तो बटे हैं, मतलब भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में थोड़ा हमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो भाई अनुपात में कभी भी आपको बटे वाली कोई संख्या आ जाए, यानी भिन्न आ जाए, यानी फ्रैक्शन आ जाए, तो करना क्या है? तो आपको किससे परेशानी है? अगर ये 2 नहीं होता तो आप कर ही लेते, 3, 4 और 1 होता अनुपात। तो आपको परेशान कौन कर रहा है? 2। तो आपको बोल रहा है 2 कर रहा है परेशान, इसलिए 2 का गुणा आप सब जगह करा दो। कभी भी अनुपात में आप ऐसा करा सकते हैं। आपको परेशानी किससे है? सब जगह 2 से। अगर सब जगह 3 होता तो 3 से करा देते। सर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो भाई इनके एलसीएम यानी कि 6 से गुणा करा देते। तो फिलहाल परेशान कर रहा है 2, यानी बटे में आके, तो भाई सब जगह 2 का गुणा करा दो, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कुछ कोई है ही नहीं काटने वाला। तो नए अनुपात आ गए 1, 4 दूनी 8 और यहाँ आ गया 3। तो बस ये इनके हिस्से आ गए। पी को मिलेंगे 1 रुपए, क्यू को मिलेंगे 8 और आर को मिलेंगे 3। टोटल हो गए 8, 3, 11 और 1, 12। यहाँ से ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, उनके हिसाब से कुल कितने रुपए बांटने हैं? 7200। हमारे हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? आप कहेंगे 12। चाहिए क्या है? आर का हिस्सा, यानी आर का हिस्सा होने वाला है 3। 12 से जाएगा 6 बार, 12 6 72, 2 शून्य 2 शून्य 6 3 1800 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? क्या करना है भाई? क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई में 14.27% की वृद्धि हो गई है, यानी कि 14.28%। इसका मतलब होता है दोस्तों 14 सही 2/7%। यानी कि अगर आप इसकी भिन्न बनाओगे, तो भिन्न बनेगी 1/7। याद करो, 14.28% का मतलब है 1/7। इसका मतलब है 1/7। यहीं पे लिखेंगे डायरेक्ट, इसका मतलब है 1/7। 14.28% का मतलब है 1/7। तो प्रतिशत की क्या की जाए? वृद्धि, यानी कि पहले भुजा थी 7, अब एक बढ़ गई है, मतलब 7 से हो गई है 8। तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल पहले जितना ही रखना है, क्षेत्रफल समान रखना है, तो चौड़ाई में कितनी कमी की जाए? तो लंबाई बढ़ा रहा है, बढ़ाने दो, घटा रहा है, घटाने दो। आपको चाहिए है चौड़ाई का अनुपात। तो जब भी आपको क्षेत्रफल समान रखना है, अगर लंबाई का अनुपात दिया है तो आप चौड़ाई का बना सकते हैं, और चौड़ाई का दिया है तो लंबाई का बना सकते हैं। वो कैसे? बस इसको पलटना है, यानी यहाँ लिखना है 8 से 7, यहाँ लिखना है 8 से 7। तो चौड़ाई का हमें अनुपात मिल गया। कैसे मिल गया? जस्ट इसको पलटना है, 8 से 7। तो चौड़ाई में आपने कितनी कमी कर दी है? 1 की, यानी 1 की कमी कर दी है। कितने से? 8 से 1 कम करोगे तभी ना 7 आएगा। 8 से 1 कम किया 7, तो 8 में 1 की कमी कर देंगे, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कैसे होता है? बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा अपना ये 25 बार। तो 25/2 का मतलब क्या होता है? 25/2 को आप यहाँ पे भाग करेंगे 25 का आधा, नहीं 2 एकम 2 दूनी 4, बचा 1 2 पंचे 10। देखो 12.5%। कभी भी क्षेत्रफल समान रखना हो, लंबाई दी हो तो चौड़ाई का अनुपात बन जाएगा, चौड़ाई दी है तो लंबाई का अनुपात बन जाएगा। 14.28%, 1/7। 7 से 1 बढ़ गया, 7 से 8 हो गई, तो चौड़ाई हो गई 8 से 7। अब आप चाहें तो क्षेत्रफल चेक कर सकते हैं। 8 7 56, 7 8 56। देखो क्षेत्रफल नहीं बदला, तो कंडीशन मैच हो गई। तो इस तरीके से आप देखते ही बता पाओगे। चलिए, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक राशि। वार्षिक रूप से है मतलब कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब हो जाती है जब वो बोले अर्धवार्षिक, त्रिमासिक, इस तरीके से। तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई है। धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिससे धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। तो गुना वाला क्वेश्चन है, किस तरीके से करते हैं? एक साइड लिख लेना है प्यारे बच्चों वर्ष, और एक साइड लिख लेना है गुना। तो उसने बोला है 10 वर्ष में
कितनी हो गई है 2 गुना। इस तरीके से लिख लोगे? जी सर लिख लेंगे। तो आगे क्या पूछा है? वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। गुना के नीचे गुना लिखना है, यानी 2 से बनाना है 4। तो बस आपको ये मालूम करना है कि 2 पर हम कितने की पावर लगाएं कि 4 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 2 पे 2 की पावर, सिर्फ पावर लगा के ही आप गुना पता कर सकते हैं। तो 2 पे जब आप 2 की पावर लगाओगे तभी 4 आएगा। 2 पे 2 की पावर यानी 2 का वर्ग होता है 4। तो जितने की यहाँ पे आप पावर निकालते हैं उतने का यहाँ पे गुणा करा दो, यानी 10 दूनी 20 वर्ष हमारा आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना? और भी ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपको अगर और चाहिए है तो चैनल पर जाइए और देख लीजिए, ठीक है ना? सारी वीडियो मैंने बना रखी है। चलिए, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? अरे भाई, दो तो छात्र हैं, एक छात्र को मिल गए हैं 60% और एक छात्र को मिले हैं, कितने मिले हैं भाई? एक दूसरे छात्र को मिले हैं 75%। ये देखो यहाँ पे लिखते हैं, एक छात्र को मिल गए हैं 75% अंक और दूसरे को मिल गए हैं 60%। तो प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक ज्यादा मिले हैं। किसी 75% जिसके अंक हैं उसे ना 30 अंक ज्यादा मिले हैं। क्यों ज्यादा मिल गए भाई? क्योंकि उसके 15% अंक ज्यादा है, उसके परसेंटेज ज्यादा थे। यानी कि 75% वाले को 60% से 60% वाले से 30 अंक ज्यादा मिले हैं। तो क्यों मिले हैं? क्योंकि उसके परसेंटेज ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 15। यानी 15% की वैल्यू ही है 30। 30 वैल्यू है कितने की? 15 की। चाहिए क्या है? परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी कि कुल। परीक्षा में कुल पूछा है, कुल पूर्णांक। तो हर संख्या अपने आप में होती है 100, यानी कि जब भी प्रतिशत में टोटल बताओ आपको लिखना है 100। 15 एकम 15 दूनी 30, 2 गुणा 100 कराओगे आंसर हो जाएगा 200। ठीक है ना? तो प्रतिशत में कभी भी कुल निकालते हैं तो क्या क्या निकालते हैं? 100। हर संख्या अपने आप का 100% होती है। चलिए, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो दोस्तों, पहले तो आप ये देख लो, दो रेलगाड़ियां समान चाल से, यानी कि दोनों की स्पीड बराबर है। दोनों की स्पीड बराबर है। विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब कि दोनों की स्पीड जो है जुड़ी होगी। क्यों जुड़ी होगी? क्यों? कॉन्सेप्ट होता है, जब समान दिशा से जाते हैं, समान दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती है। ठीक है ना? ये हमें कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है 320, यानी हर एक रेलगाड़ी 320 है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और होता है दोस्तों, कि जब रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी पार करती है और जिस रेलगाड़ी को पार कर रही है उसकी भी लंबाई पार करती है। और प्रत्येक, यानी हर एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी थी? 320। तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी को जब पार करेगी तो दोनों की लंबाई के बराबर चलेगी, यानी कि चलेगी 640 मीटर। तो उसने बताया है कि 640 मीटर चले हैं रेलगाड़ी ने रेलगाड़ी को, क्योंकि पार किया है। और कितने सेकंड में पार किया है? तो आप कहेंगे उसमें दिया है 18 सेकंड में पार किया है। तो 18 सेकंड में पार किया है, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर रेलगाड़ी दौड़ी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 18 सेकंड में 640 मीटर चली है। तो एक सेकंड में कितना चली है? तो जब एक की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग, 640 बटे 18, ये हो गई मीटर, ये हो गई सेकंड। अगर हम इसको काट देंगे तो चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे तो पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो गुणा कराते हैं 18 बटे 5 का, यानी कि 18 से 18 कट जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करना है आपको। 5 एकम 5 बच गया, 1 हो गया 14, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि चाल आ गई है 128 किलोमीटर प्रति घंटे। सर इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अभी बात अधूरी रह गई है, क्योंकि ये दोनों ने पार किया है, दोनों रेलगाड़ी चल रही है और समान दिशा में जब चलती हैं तब तो चालें घटती हैं, लेकिन जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं, यहां लिखा है विपरीत दिशा में,
तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, यानी कि ये है दोनों की चाल। दोनों की चाल जुड़ के आई है 128 किलोमीटर। दो रेलगाड़ी की चाल है, हमसे पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, और उनकी चाल थी समान, यानी दोनों रेलगाड़ी की चाल थी समान। तो बस 128 को दो बराबर भागों में बांट देना है। तो हर एक की चाल कितनी है, 2 से भाग करा दो, 2 × 12, 2 × 8। हर एक रेलगाड़ी की चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटे, तभी तो दोनों की मिला के 128 हुई होगी। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आज के हमारे 12 क्वेश्चन हो गए, और ये जो हमारे सीरीज है, अब इसमें मैं 12 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, ताकि आप मतलब फिर वीडियो जो है, क्लास जो है बहुत बड़ी हो जाती है और बच्चे फिर देखने नहीं लगते हैं, और फिर मैं भी थक जाता हूँ, और फिर उतना ही अपना मेहनत करते हैं और उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर थोड़ी सी हताशा जीवन में मतलब लगने लगती है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप जितनी देर वीडियो पर रुक पा रहे हैं, मैंने उस हिसाब का कंटेंट तैयार किया है, इसका फायदा आपको 101% होगा। ठीक है ना। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे हैं लग रहे हैं, मतलब कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन आप इसमें से जैसे 12 क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और आने वाले एग्जाम में जरूर आप मैथ वाले पोर्शन में धमाल मचाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से लगन के साथ पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।